गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इकाई 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, इसका पहला चैप्टर है सरकार, गवर्नमेंट। ओके, हम लोगों ने अपने पिछले वाले सेगमेंट में इकाई फर्स्ट में 2 चैप्टर देखा था, डाइवर्सिटी और असमानता, है ना, विविधता और असमानता। तो आज हम लोग इकाई 2 स्टार्ट करेंगे। हम लोग अभी इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। क्लास 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक है ये, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अध्याय 3, सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं या वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। सरकार के कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, ब्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सरकार ने 15,000 से अधिक गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए। इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद, करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना, है ना। ये सारा काम सरकार का है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है, जैसे एलओसी पर या फिर और हमारे नेपाल बॉर्डर पे या फिर बांग्लादेश वाले एरिया पे, है ना। यहाँ पर हमारे आर्मी जवान और बहुत सारे ट्रूप्स रहते हैं सुरक्षा के लिए। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। जैसे हम लोग करंट में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो वहाँ की सरकार वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, है ना। तो और सबसे पहला उनका काम था कि लोगों की रेस्क्यू करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो मलबे में दबे हुए हैं उनको बाहर निकालना, जान बचाना, है ना। फर्स्ट एड देना, उनका फर्स्ट एड इलाज करना और उनको कैंप लगा खाने पीने की व्यवस्था करना। तो ये सारे काम किनका है? सरकार का है। न्यायालय जो है, कोर्ट है, वो भी एक सरकार के अंदर ही आता है, सरकार का ही अंग है वो। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जाती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती हैं, निर्णय लेती हैं और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती हैं, है ना। नियम भी बनाती हैं, निर्णय भी लेती हैं और फिर लागू भी करती है सरकार। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं: सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये सरकार के अंदर आता है ना, सरकार का पार्ट है। सरकार के स्तर, अब हम लोग देखते हैं कि सरकार के कितने स्तर हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार के ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होंगी। सरकार
दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होंगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। स्थानीय यानी कि नीचे लेवल पर, है ना, फिर राज्य के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर और फिर केंद्र सेंट्रल लेवल पर। स्थानीय स्तर पर स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है, ठीक है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती हैं, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों की चर्चा के बारे में जानेंगे। ओके, ये मैप दिया गया है ना इंडिया का। यहाँ प्रशासनिक प्रभाग दिया गया है, कहाँ पर क्या है सारा। हम देखते हैं सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है ना। हर देश में कानून है, हमारे देश में भी कानून है कि आपको जब गाड़ी चलाते हो तो लाइसेंस किस चीज़ की, कि आपको गाड़ी चलाने आती है, आपका गाड़ी पॉल्यूशन फ्री है ना, आपका गाड़ी आपका ही है, ऐसा नहीं कि आप किसी और की गाड़ी चोरी करके कहीं से चला रहे हो, कब खरीदी, क्या है, वो सारा डिटेल्स लाइसेंस रहती है ना। और उसमें एक एग्रीमेंट रहता है कि हाँ आप गाड़ी चलाने लायक हो, रोड पर गाड़ी चला सकते हो, तभी ना आप रोड पे गाड़ी चलाओगे, नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा अगर नहीं चला। इसलिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है ना। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। सिर्फ सरकार ही कदम नहीं उठाती हैं, पब्लिक के लोग भी उठाते हैं कि अगर उनको लगता है कि उनको किसी कारण से, धर्म के कारण या किसी और चीज़ के कारण से उनको किसी सर्विस नहीं मिल रही कहीं पर या नौकरी नहीं मिल रही, तो वो उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती, ये तो पढ़ लिया। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने, यानी सरकार निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है ना। लोकतांत्रिक सरकार है, राजतंत्रीय सरकार है। देखते हैं, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है ना। अपने पसंद के नेता को चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, और लोकतंत्र का मतलब ही है कि सरकार जो अपने निर्णय लेती है और जो भी काम करती है उसके लिए सरकार सफाई देनी पड़ती है। इसलिए हम लोग न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे कि हमारे जो भी पॉलिटिकल लीडर है, जो भी गवर्नमेंट में सरकार बनाए हुए हैं, तो वो जो भी निर्णय लेती है उनके बारे में वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती हैं,
है ना, कि हाँ मैंने इसलिए इस कारण से ये निर्णय लिया, इस कारण से ये कानून बनाया। तो लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है, यानी राजा के पास। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। राजतंत्रीय सरकार में कोई सफाई नहीं देनी पड़ती है सरकार को, है ना। हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्रीय प्रणाली चलती है हमारे, डेमोक्रेटिक सिस्टम। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब में 2 कारण लिखिए। बिल्कुल, है ना। अगर कोई कानून है जो हमें इफ़ेक्ट करता है तो वो हमारे लिए सही है ना। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित। बिल्कुल, क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। मान लीजिए कि अगर लाइसेंस की ही बात कर लेते हैं कि कानून बनाना ज़रूरी है रोड पर लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए। अगर नहीं रहता तो क्या होता? बहुत सारे एक्सीडेंट होते, क्योंकि जो लोग नहीं भी चला सकते हैं गाड़ी वो भी रोड पे चले आते हल्का चलाने के लिए, हल्का फुल्का, है ना। फिर दूसरा क्या होता कि चोरी वगैरह जो होता है, किसी की कोई भी गाड़ी लेकर के आ गया रोड पे चला रहा है तो चेक नहीं कर पाते कि किसकी गाड़ी है, तो इससे अपराधें बहुत बढ़ती। तो सही है। आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों? पूछ रहा है कि अगर आपका लोकतंत्र प्रणाली राजतंत्रीय प्रणाली है तो आपको क्या ये सही लग रहा है, या फिर अगर आप नहीं तो कौन सी व्यवस्था आप चाहेंगी। नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां उन्हें सुधार कर लिखिए। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट नहीं होती है राजतंत्र में, ठीक है, गलत है ये। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती, बिल्कुल भी नहीं। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते नहीं उठा सकते हैं। ये मतलब कि यहाँ पर नहीं उठा सकते, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। लोकतांत्रिक सरकार क्या है? भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है ना। ये बता रहा है कि भारत एक लोकतंत्र है, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं ना, जैसे अमेरिकन कंट्री हो गए, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए। ऊपर बताया जा चुका है कि यूरोपीय कंट्री में भी बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो अभी भी उनका कुछ हद तक राजकीय राजतंत्रीय व्यवस्था चल रही है। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें, है ना। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज़ होते हैं, है ना। फिर आपका एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लोग जो होते हैं विधायक, यानी एमपी और विधायक, तो ये एक प्रतिनिधि होते हैं और प्रतिनिधि सभा में, सदन में बैठते हैं, है ना। जैसे लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में, फिर आपका यहाँ ग्राउंड में हो गया विधानसभा में बैठते हैं, तो वो हम कहते हैं लोकतांत्रिक प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को सीधे अगर लोग भाग लेंगे तो इतने सारे पॉपुलेशन क्या सदन में बैठ पाएंगे? नहीं। तो वो क्या होता है कि एक हर क्षेत्र को बांट दिया जाता है ना। और वहाँ हर क्षेत्र में वहाँ चुनाव होते हैं और एक वहाँ से उस क्षेत्र का एक प्रतिनिधि उस सदन में जाकर बैठता है, इसलिए इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर
सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थीं? अब सोच लीजिए, एक वक्त ऐसा भी था जब औरत और गरीब ये दोनों लोकतांत्रिक सरकार यानी कि जो चुनाव होते उसमें वो लोग को चुनाव करने की इजाज़त नहीं थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे, है ना। बताइए, एक बड़ा देश का सेगमेंट वो वोट ही नहीं दे रहा है, और कुछ लोग जिनके पास संपत्ति थे, जो अमीर लोग थे, बस वही वोट दे सकते थे। तो ये कितनी बड़ी भेदभाव थी, और उस नियम जो बनते थे तो उन्हीं लोगों का दबदबा रहता था। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है ना। बताइए, कैसा विचार था पहले कि जो इंसान के पास संपत्ति नहीं है, जो ईमानदार आदमी है लेकिन गरीब है, वो वोट नहीं दे सकता, जिसके पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है ना। तो गांधी जी अपने यंग इंडिया 1931 में यंग इंडिया पत्रिका इनका निकलता था 1931 में, तो उसी में वो अपना लेख लिखे थे। हम लोग जानते हैं कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर थे। देखते हैं यहाँ क्या लिखा। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कंधों में भागीदारी के लिए सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, और अंग्रेज़ों में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं ना, कि बहुत इजी वे में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में अभी जो डेवलप कंट्री हम लोग यूरोपियन कंट्री, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, बहुत आगे हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बहुत मतलब 50-50 रेशियो है। वहाँ भागीदार हैं महिला और पुरुष, है ना, किसी भी सरकार के पोर्शन में। लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था। पहले ज़माने में, बहुत पहले यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, अमेरिका में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये कब जोर शोर से मांग बढ़ा? प्रथम विश्व युद्ध, है ना, 1914-18 वाला जो वर्ड से, उसी टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगा कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए। और इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सफ्रेज मूवमेंट बोलते हैं ना। सफ्रेज है सफ़र करना। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। ओके। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम हुआ करते थे, है ना, जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। हम लोग रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में पढ़े थे पहले वाले चैप्टर में फ्रेंड्स, कि हम लोग किसी भी पर्सन के प्रति एक धारणा बना लेते हैं कि महिला है तो ये काम नहीं कर सकती, पुरुष है तो ये काम नहीं, पुरुष रो नहीं सकता, महिला हवाई जहाज़ नहीं चला सकती। लेकिन ऐसा नहीं था। ये धारणा कब ख़त्म हुआ? जब प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे मेल मेंबर सारे घर के लड़ाई में चले गए थे, लड़ाई के मैदान में वो लड़ रहे थे, तो घर की जो औरतें थी वो अपने शासन व्यवस्था को, अपने घर के काम काज को, है ना, बहुत हद तक संभाली थी। तभी लोगों को आश्चर्य व सरप्राइज़ किया, अरे महिलाएं भी
उतने ही अच्छे से बहादुरी से काम कर सकती हैं जैसे एक मेल पर्सन करते हैं, है ना। तो क्यों इतनी गलत और उरीबत धारणाएं बना रखी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। अब बताइए वहाँ पर कितना 1776 कितना पहले आज़ादी मिल गया, कितने पहले लोकतंत्र आ गया था, लेकिन फिर भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में। लेकिन हमारे कंट्री में वर्ल्ड की एक पहली ऐसी इंडिया कंट्री है यहाँ पर जो वोट देने का अधिकार महिलाओं को जब अधिकार मिल रहा था, जब आज़ाद हुआ हमारा भारत, उसी वक्त सभी को, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सभी को उस वक्त वोट देने का अधिकार मिल गया। बट अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में ऐसा नहीं था। इस मामले में हम लोग उनसे काफ़ी आगे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पर, है ना। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर। ओके, आज ही मैं अपलोड कर दूँगी फोर्थ चैप्टर। आप लोग बताओ कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को कैसा लग रहा है पढ़कर। ओके फिर थैंक यू सो मच।